हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ मॉडर्न यूरोप। हम लोग आधुनिक यूरोप का हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट करें हैं, जी कि हम लोग अभी वियना कांग्रेस को देख रहे हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछला दोनों लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरे मॉडर्न यूरोप का हिस्ट्री सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अचीवमेंट्स ऑफ द वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस ने कौन कौन से कार्य किए, क्या क्या लिमिटेशंस थे, क्या क्या उपलब्धियां था वियना कांग्रेस का, उस सबको हम लोग इस लेक्चर में कवर करने का कोशिश करेंगे। तो वियना कांग्रेस के कार्य कौन कौन से थे? तो फ्रांस की सीमाएं क्रांतिपूर्व स्थिति में लाई गई और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में उस पर धनराशि आरोपित की गई। फ्रांस के चारों तरफ शक्तिशाली राज्य स्थापित किए गए। तो सबसे पहला काम था कि जो फ्रांस का बाउंड्री एक्सटेंड करा था नेपोलियन, तो उसको जो क्रांति के पूर्व वाला जो बाउंड्री था, यानी कि जब 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ उसके पहले जो फ्रांस का बाउंड्री था वहाँ पे लाया गया बाउंड्री को। उसके बाद जो युद्ध में जो भी क्षतिपूर्ति हुआ, जो भी मतलब युद्ध में खर्च आया, उस सब का भार किस पे डाला गया? तो फ्रांस पे डाला गया। फ्रांस के चारों तरफ क्या कर दिया गया? पावरफुल राज्य बना दिए गए, स्थापित कर दिए गए। नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों को जीतकर राइन संघ का निर्माण किया था, अब उसका प्रमुख ऑस्ट्रिया के शासक को बना दिया गया। यानी कि नेपोलियन जो राइन संघ को जीत लिया था और जीतने के बाद वहाँ पे शासन चला रहा था, तो जब नेपोलियन का हार होता है तो वियना कांग्रेस वाले क्या करते हैं? उस क्षेत्र को प्रमुख जो है उस क्षेत्र का ऑस्ट्रिया को बना देते हैं और ऑस्ट्रिया के शासक को बना दिया जाता है। और साथ ही इटली का जो वेनेसिया और लोम्बार्डी वाला जो एरिया है, इटली के ऊपर वाले क्षेत्र में देखिएगा, तो वहाँ के क्षेत्र पर भी ऑस्ट्रिया का नियंत्रण स्थापित कर दिया जाता है। बेल्जियम का जो क्षेत्र है वो हॉलैंड को दे दिया गया और पोलैंड को जो डिवाइड करके रूस और ऑस्ट्रिया में बांट दिया गया। मॉरिशस जो कि फ्रांस का एक तरह से कॉलोनी था, उपनिवेश था, तो उस पर क्या किया गया? इंग्लैंड का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया, यानी कि वो मॉरिशस को इंग्लैंड को दे दिया गया। समुद्री परिवहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए, तो साथ ही राजनयिकों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार को निर्धारित किया गया। यानी कि समुद्र में जो भी व्यापार होता था तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए। और जो राजनयिक होते हैं, जो राजदूत टाइप के होते हैं, एम्बेसडर्स, जो एक कंट्री के दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो उनके प्रति जो है अच्छा व्यवहार करना निर्धारित किया गया कि जो भी राजनयिक हैं उनसे आप अच्छे से पेश आओगे, अच्छे से व्यवहार करोगे, चाहे देश का रिलेशन कैसा भी हो। साथ ही सम्मेलन में यूरोप से दास प्रथा समाप्त करने की भी बात कही गई। यानी कि यूरोप में क्या करना था इस सम्मेलन के हिसाब से, इनके बातों के हिसाब से, कि एंड करना था स्लेवरी का। उसके बाद वियना कांग्रेस के कार्यों की सीमाएं, अब लिमिटेशंस क्या क्या थी, यानी कि वियना कांग्रेस क्या करने में असफल रहा या क्या एक तरह से इसका मतलब लिमिटेशन है, क्या क्या कार्य में सीमा था, उसको हम लोग देखते हैं। तो वियना कांग्रेस में समकालीन प्रगतिशील प्रवृत्तियों की अवहेलना की गई, यानी कि जो डेवलपमेंट हो रहा था उन सबको एक तरह से रोक दिया गया। जनतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद का विरोध किया गया, जबकि ये सब जरूरी था लेकिन फिर भी सबका विरोध किया गया। जनतंत्र था, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद, ये वियना कांग्रेस में जो भी पावरफुल कंट्रीज थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इन सब का एक तरह से प्रसार हो। फ्रांस व उसके सहयोगी राज्यों के क्षेत्र वितरण में शक्ति संतुलन को स्थापित करने के नाम पर जनता की इच्छाओं की अवहेलना की गई। तो जो वे लोग डिवीजन किए एरिया का, तो उसमें वे लोग बैलेंस ऑफ पावर के हिसाब से करना चाहें कि हाँ ये पावरफुल है, इसको इतना देना है, मतलब जो जितना लायक था उसको उतना देने का वे लोग कोशिश करें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सबसे पहले जो उसमें इंपॉर्टेंट थे वो ज़्यादा एरिया लेके चले गए, जो अनइम्पॉर्टेंट थे, या जैसे कि आप इटली को देख लो तो उसको कुछ नहीं मिला तो वो नाराज होकर चला जाता है, तो वैसे ही होता है। तो और जनता का जो इच्छा था, जैसे जो एरिया नेपोलियन कब्जा करके रखा था, तो वहाँ के लोग से पूछा भी नहीं गया कि आप किस राष्ट्र में आगे जा करके मिलना चाहते हैं, उसको ज़बरदस्ती वहाँ के जनताओं के इच्छा को अवहेलना करके कहीं किसी भी राज्य को दे दिया गया एक तरह से। उन्होंने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि जिन लोगों को दूसरे राज्य के अधीन लाया जा रहा है उनमें धर्म, भाषा, जाति व मान्यताएं आदि क्या है। यानी कि देखो, कोई भी क्षेत्र बनाया जाता है, कोई भी एरिया, तो उसमें इन सब का महत्वपूर्ण रोल होता है, धर्म का, लैंग्वेज का, जाति का, वहाँ का कल्चर, कस्टम, सब काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं देखा गया और जिसको जिधर मन था उधर मिला दिया गया। तो ऐसे कार्यों में परंपरा या राष्ट्रीय भावनाओं की पूर्ण अपेक्षा की गई। ठीक है, तो
अनअपेक्षा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो इससे क्या हुआ, एक तरह से तो कल्चर को खराब करने का कोशिश करा गया। उनका कुछ और कल्चर था जिसमें मिला दिया गया, उनका तो कुछ और कल्चर रहा होगा। राष्ट्रीय भावना, उनके अंदर नेशनलिज्म का जो फीलिंग होगा उसको भी एक तरह से आहत पहुंचाया गया होगा। इंग्लैंड जैसा देश जहां जनतंत्र एवं नागरिक अधिकार मौजूद थे, इस सम्मेलन में मैटरनिक की प्रतिक्रियावादी का समर्थन कर रहा था। तो इंग्लैंड जो कि खुद एक ऐसा कंट्री था जहां पे मोनार्की तो था लेकिन एक तरह से जनतंत्र भी था, रिपब्लिकन मोनार्की था वहां पे। और ह्यूमन राइट्स यानी कि ह्यूमन राइट, नागरिक के अधिकार, सिटीजनशिप, एक तरह से सिटीजन्स के राइट जो थे वहां पे मौजूद थे। फिर भी वो मैटरनिक को सपोर्ट कर रहा था जो कि इन सब का विरोधी था एक तरह से। तो ये सब वियना कांग्रेस का एक तरह से लिमिटेशन हुआ। वियना कांग्रेस की व्यवस्था अस्थायी साबित हुई। ये जो व्यवस्था था वियना सिस्टम, यह काफ़ी दिनों तक अस्थायी नहीं रह सका। बेल्जियम जो है 15 वर्ष बाद क्या होता है, हॉलैंड से स्वतंत्र हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे जब। यूरोप में चारों तरफ राष्ट्रीयता, प्रजातंत्रवाद एवं प्रतिक्रियावाद के बीच संघर्ष आरंभ हो जाता है। और ये सब क्या है, वियना कांग्रेस का एक तरह से लिमिटेशंस है। अब हम लोग देखते हैं वियना कांग्रेस का उपलब्धि क्या क्या है, अचीवमेंट। तो वियना कांग्रेस क्या करता है, तत्कालीन रूप से यूरोप में शांति स्थापित करने में सहयोग दिया एक तरह से वियना कांग्रेस ने। वस्तुतः नेपोलियन ने अपने साम्राज्यवादी प्रसार के क्रम में यूरोप को अशांत और अस्थिर कर दिया था, अतः यूरोप को शांति की सर्वाधिक आवश्यकता थी। इसी कारण वियना कांग्रेस के द्वारा शक्ति संतुलन की नीति अपनाते हुए शांति स्थापना का प्रयास किया गया। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में शांति स्थापित हो गई। यानी कि नेपोलियन जो है इंपीरियलिज्म का पॉलिसी जब अपना रहा था, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तो पूरे यूरोप में अशांति फैला के रखा था। लेकिन नेपोलियन के हार के बाद वियना कांग्रेस एक तरह से तत्कालीन रूप में यानी कि 10 या 15 साल तक कम से कम पूरे जो यूरोप को शांत रखने में सक्षम हुआ। वियना व्यवस्था के रूप में यूरोपीय राज्यों का एक समूह निर्मित हुआ जो आपसी समस्याओं का समाधान करने में सहायक हुआ। तो वियना कांग्रेस क्या करता है, एक ऐसा ग्रुप बनाता है जिसमें जिसको भी प्रॉब्लम होता है उसका निपटारा किया जाता है। तो इसमें वो सक्सेसफुल हुआ। इस तरह पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था निर्मित हुई जिसने आगे चलकर राष्ट्र संघ के निर्माण का आधार तैयार किया, जो कि बाद में यूनाइटेड नेशन बनता है। तो उसका एक तरह से फाउंडेशन बोल सकते हो आप, वियना कांग्रेस में ही निर्मित हो चुका था। वहाँ से अगर राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र को कोई समस्या जैसे अभी होता है तो वो यूनाइटेड नेशंस में जाता है, यूएन में जाता है। तो उस टाइम भी वैसा एक व्यवस्था क्रिएट करने का कोशिश किया गया जो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी हुआ। इसके अलावा समुद्री यातायात के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण एवं दास प्रथा समाप्ति की घोषणा एक सकारात्मक कदम था। ये तो पहले ही देख चुके हैं। फिर वियना कांग्रेस में पराजित राष्ट्र फ्रांस के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार किया गया, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुए पेरिस शांति सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों को शामिल नहीं किया गया। तो वियना कांग्रेस का एक मतलब अच्छा अचीवमेंट बोल सकते हैं हम लोग कि फ्रांस तो हारा था, नेपोलियन हारा तभी तो फ्रांस हार गया। अब फ्रांस हारा लेकिन फ्रांस के साथ अच्छा व्यवहार किया गया। जो ट्रीटी वगैरह जो भी साइन हुआ वो एक तरीके से किया गया। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध होता है उसके बाद हम लोग देखेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा निराशजनक तरह से जो हारे हुए जो भी राज्य थे उनके साथ व्यवहार किया जाता है। एक बार हम लोग देखेंगे जर्मनी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है वर्ल्ड वार 1 के बाद। तो ऐसे में इस मतलब हिसाब से देखा जाए तो एक तरह से वियना कांग्रेस अच्छा था, मतलब सक्सेसफुल रहा। इस दृष्टि से पेरिस शांति सम्मेलन की तुलना में वियना कांग्रेस प्रगतिशील दिखाई देता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।